नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज एक ऐसे विषय पर बात होगी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था की नींव से जुड़ा है, लेकिन अक्सर सरकारी फाइलों के बोझ तले दब जाता है। बात हो रही है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की, जिनका जीवन सच में किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। कभी अचानक नौकरी चले जाने का डर, तो कभी रातों रात कोई नया आदेश आ जाना। तो चलिए इस विषय में गहराई से गोता लगाते हैं और समझते हैं कि जमीनी हकीकत आखिर है क्या। जरा ठहरकर सोचिए, आखिर क्या होता है जब 70,000 शिक्षकों का भविष्य ही अधर में लटक जाए। ये सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा या नंबर नहीं है, ये उन 70,000 परिवारों की बात है जो हर एक दिन भारी अनिश्चितता के साए में गुजारते हैं। ये कोई छोटा मोटा प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरी शिक्षा प्रणाली को झकझोर देने वाला एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है। ये जो सामने उपस्थिति रजिस्टर और उस पर किए गए हस्ताक्षर दिख रहे हैं, ये कोई सरकारी घोषणा की कॉपी नहीं है। ये महज स्याही के निशान नहीं है, बल्कि उन शिक्षकों की रोजमर्रा की मेहनत, उनकी भौतिक उपस्थिति और बच्चों को दिए गए उनके कीमती समय का जीता जागता सबूत है। किसी भी भारी भरकम कानूनी या नीतिगत शब्दावली को समझने से पहले इस जमीनी और इंसानी संघर्ष को याद रखना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले अहम हिस्से की, 30 अप्रैल तक का एक्सटेंशन। देखते हैं कि हाल ही में इन शिक्षकों के रोजगार को लेकर क्या क्या हुआ। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। 23 मार्च को अचानक एक नोटिस आता है कि अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। एकदम झटका। लेकिन फिर ठीक 31 मार्च को लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई का आदेश क्रमांक 6542 जारी हो जाता है। इस आदेश में साफ कहा गया कि 30 अप्रैल 2026 तक पूर्ण उपस्थिति के साथ सेवाएं निरंतर रखी जाएंगी। इस आदेश की अपनी एक स्पष्ट कानूनी ताकत है, पर यहां एक बड़ा पेंच फंस गया। 31 मार्च को जारी तो हुआ, लेकिन डिजिटल हस्ताक्षर होने और आदेश को जमीन तक पहुंचने में लग गया समय। और इस देरी का नतीजा 1 से 4 अप्रैल के बीच स्कूलों में भारी प्रशासनिक अव्यवस्था और भ्रम फैल गया। अब डीपीआई के आदेश में जो देरी हुई, उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? जाहिर है, जमीन पर काम कर रहे शिक्षकों को। भ्रम के चलते कई प्राचार्यों ने अपनी मनमानी की और 1 से 4 अप्रैल के बीच काम करने वाले शिक्षकों की हाजिरी ही काट दी। आज इसका भारी विरोध हो रहा है। खैर, अगर कोई शिक्षक इस मनमानी के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन 181 पे शिकायत भी करे, तो जानते क्या होता है? वो शिकायत वापस घूम फिरकर उन्हीं स्थानीय अधिकारियों के पास जांच के लिए आ जाती है। मतलब ये तो बिल्कुल बिल्ली को दूध की रखवाली सौंपने वाली बात हो गई ना। संविदा कर्मियों के लिए ऐसे सिस्टम में न्याय की उम्मीद करना अपने आप में एक बड़ा जोखिम है। अब प्रशासनिक अव्यवस्था से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं हाईकोर्ट से आई एक बहुत बड़ी खुशखबरी की, जिसने हजारों शिक्षकों को राहत की सांस दी है। 200 दिन। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने एक बड़ा ही सख्त नियम लगा रखा था। नियम ये था कि अगर 50% अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ चाहिए, तो फॉर्म भरते वक्त ही 200 दिन या 3 सेमेस्टर के अनुभव का प्रमाण पत्र देना होगा। अब जाहिर सी बात है, इतने कम समय में ये प्रमाण पत्र जुटाना कई शिक्षकों के लिए लगभग नामुमकिन था। और यहीं पर एंट्री होती है इस बड़ी खुशखबरी की। जस्टिस डीडी बंसल ने एक अंतरिम आदेश पारित किया। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि फॉर्म भरते समय इस 200 दिन के अनुभव प्रमाण पत्र की शर्त को तुरंत हटाया जाए। सीधे शब्दों में कहें तो सभी अतिथि शिक्षकों को परीक्षा में बैठने दिया जाए, चाहे उनका अनुभव अभी कुछ भी क्यों ना हो। प्रमाण पत्र तो बाद में चयन की समय भी देखा जा सकता है। ये सच में एक बहुत बड़ी जीत थी, जिसने कई बंद दरवाजे खोल दिए। कानूनी मोर्चे पर यह राहत तो मिल गई, लेकिन अब आते हैं तीसरे और सबसे चुभने वाले सच पर, न्यूनतम वेतन का संघर्ष। रोजमर्रा की आर्थिक हकीकत की कहानी एकदम अलग है। ये आंकड़े साफ साफ कहानी बयान कर रहे हैं, और ये अंतर सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ यूजीसी का तय न्यूनतम वेतनमान है, जो 57,700 रुपए प्रति माह है, और दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों की कड़वी सच्चाई। उन्हें केवल 2,000 प्रतिदिन के हिसाब से पैसा मिलता है, और वो भी महीने में ज्यादा से ज्यादा 25 दिनों के लिए। अगर कोई छुट्टी ले ली तो वो पैसा भी कट। ये आर्थिक खाई बहुत गहरी है। और स्थिति तब और अजीब हो जाती है जब याद आता है कि सरकार ने 12 महीने के अनुबंध और जॉब सिक्योरिटी के लिए हरियाणा नीति लागू करने का वादा किया था।
उस वादे को 100 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, पर हजारों शिक्षक आज भी इंतजार में हैं। वहीं एक दिलचस्प बात यह भी है कि हाल ही में कैबिनेट ने दिव्यांग संस्थाओं में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों का मानदेय सीधा दोगुना करके 18,000 रुपये कर दिया है। इसका मतलब साफ है, सिस्टम में क्षमता तो है, लेकिन मुख्य धारा के हजारों शिक्षक अब भी उस बड़े फैसले की राह देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जवाबदेही और अनुबंध यानी संविदा के कड़े नियमों की। अधिकारों के मामले में भले ही ये कमजोर हों, पर नियमों के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के इस हालिया मामले से समझते हैं। एक गेस्ट फैकल्टी के खिलाफ छात्रों ने असंतोषजनक काम और दुर्व्यवहार की शिकायत की। कॉलेज ने आंतरिक जांच बैठाई और उन्हें बर्खास्त कर दिया। जब वो शिक्षक हाईकोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने साफ कह दिया कि चूंकि ये नियुक्ति पूरी तरह से संविदा आधारित है, इसलिए असंतोषजनक काम पर बर्खास्तगी एकदम वैध है। तो ये साफ है कि अनुबंध के नियम कर्तव्यों और जवाबदेही के मामले में कितने सख्त हैं। जॉब सिक्योरिटी ना होने के बावजूद प्रोफेशनल मानक पूरी सख्ती से लागू होते हैं। इतने सारे दबाव, अनिश्चितता और प्रशासनिक चुनौतियों के बीच क्या ये शिक्षक चुपचाप बैठे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं न्याय के लिए बने संयुक्त मोर्चा की। जब पानी सिर से ऊपर चला जाए तो लोग साथ आते ही हैं। यहाँ इन शिक्षकों की सामूहिक शक्ति देखने लायक है। जब स्थितियां जटिल हुई तो 10 प्रभावित शिक्षक संगठनों ने अपने सारे आपसी मतभेद भुलाकर एक संयुक्त मोर्चा बना लिया। वो एकदम डटकर कह रहे हैं कि उनके बीच जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, उन पर कोई ध्यान ना दे। अब 10 अलग अलग आवाजें नहीं हैं, बल्कि एक ही आवाज और एक ही मांग है, अपना और अपने परिवार का सुरक्षित भविष्य। और यही सामूहिक शक्ति अब जमीन पर एक बड़े आंदोलन में बदलती दिख रही है। टाइमलाइन को देखें तो मार्च के अंत में आदेश में देरी हुई, अप्रैल की शुरुआत में हाजिरी काटने वाली मनमानी हुई, और ये सब कोई छोटी घटनाएं नहीं थी, ये एक चिंगारी थी। अब यही चिंगारी 27 से 30 अप्रैल के बीच राजधानी भोपाल में एक विशाल महासम्मेलन का रूप लेने जा रही है, जहां पूरे प्रदेश के शिक्षक एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जरा सोचिए, जो लोग कक्षाओं में जाकर भविष्य गढ़ रहे हैं, अगर उन 70,000 शिक्षकों का ही भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो वो बच्चों को एक सुरक्षित और उज्जवल भविष्य कैसे दे पाएंगे? अंततः इसका सीधा और सबसे बड़ा असर तो पूरे प्रदेश के शिक्षा प्रणाली पर ही पड़ रहा है ना? इस सवाल पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार कुछ नए तथ्यों और एक नए विश्लेषण के साथ।